बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और प्रोग्राम मुकाबिल में खुश आमदीद। कोरोना की शिद्दत बरकरार है। अवाम है कि SOPs पर अमल दरामद करने को तैयार नहीं है। अस्पतालों की बात करें तो गुंजाइश बहुत कम हो चुकी है। तमाम सूबाई हुकूमतों को मज़ीद क्या सख्त इक़दाम उठाना होंगे, बात करेंगे। आज तहरीक इंसाफ का 25वां यौम तासीस भी मनाया जा रहा है। इमरान खान साहब ने सियासत में आने की वजह से लेकर इस मुल्क को सही समत में डालने के लिए क्या हिकमत अमली तरतीब दी है या वो क्या सोचते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। कराची का ज़िमनी इंतखाब NA 249 के ऊपर भी बात करेंगे कि किसका पलड़ा भारी, और सबसे बढ़कर PIA के तैयारा हादसे को आज 1 साल मुकम्मल हो गया। PIA को लेकर हुकूमत की तरफ से क्या मात किए गए इस्लाहात किस कदर हो सकी हैं, खसारा कम हुआ या नहीं हुआ, इसके ऊपर बात करेंगे। हारून साहब, मेरे पास जो खबरें हैं सो हैं, आज आपके पास क्या खबरें हैं? मेरे पास क्या खबरें हैं, एक तो ये है कि मंगल को उम्मीद है जहांगीर तरीन के हामियों की मुलाकात हो जाएगी प्राइम मिनिस्टर साहब से। ठीक, सरकारी तौर पे इसकी तस्दीक नहीं हुई, लेकिन सोर्सेज यही कह रहे हैं हो जाएगी। और जो बहुत चौंका देने वाली गुफ्तगू की है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अखबार नवीसों से, उसकी तफसीलात हैं। बाज़ चीज़ें बड़ी हैरान कुन हैं उसमें, और बाज़ इंकशाफात हैं। और ये जो TLP है, ये फैज़ाबाद के धरने के बारे में कुछ तहकीकात की हैं और बड़े अजीब व गरीब इंकशाफात सामने आए हैं कि वो तो नवाज शरीफ हुकूमत का फ़ैसला था। धरने के बारे में जो भी फ़ैसले किए, शायद खाकान अब्बासी की सदारत में एहसन इकबाल भी उसमें शरीक थे, और ISI से और हुकूमत से रिक्वेस्ट की गई, फ़ौज से रिक्वेस्ट की गई थी, तो उस पर उन्होंने अमल दरामद किया था। वो पूछेंगे जब आप, तो तफसील आपको तो मैं यहीं से हारून साहब से शुरू कर लेती हूँ। मुल्क के ऊपर तो बात करूँगी, सबसे ज़्यादा जो इंतज़ार है कौम को ये जानने का कि क्या वाकई पाकिस्तान इंडिया के दरमियान मुज़ाकरात चल रहे हैं। चीफ साहब की जानिब से इसके ऊपर कोई बात हो सके पाक इंडिया मुज़ाकरात के बारे में? हाँ, उन्होंने कहा मुज़ाकरात हो रहे हैं, तस्लीम किया मुज़ाकरात। हाँ, और वो हमारे मोहतरमा मरीम नवाज़ ने तायद कर दी है। 2 चीज़ों पे इत्तफाक हो गया अपोजिशन पार्टियों का। एक अपोजिशन पार्टी PT, उसका पीपल्स पार्टी का सेनेट में इत्तफाक राय हो गया है PTI के साथ, हुकूमत के साथ, और इंडिया के साथ मुज़ाकरात के बारे में नून लीग का इत्तफाक राय हो गया है। और मुज़ाकरात तो नून लीग के दौर से हो रहे थे। जनरल साहब ने कहा शायद खाकान अब्बासी के दौर में भी होते रहे, ये तो छुपाते रहे ना। अभी बयान कर दिया कि हो रहे हैं। कश्मीर के ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा हारून साहब? कश्मीर में वो कहते हैं कि हमने 370 को कभी माना ही नहीं, हमारी पोजीशन ये है, ना कभी मानेंगे। लेकिन हुकूमत ने कहा था मुज़ाकरात एक सूरत में हैं, अगर ये कश्मीर की सूरत हाल को वापस उसकी सतह पर, वो कहा था, कहना एक बात होती है, करना एक बात। ठीक है, अफगानिस्तान के बारे में हारून साहब को बातचीत हो सकी? अफगानिस्तान के बारे में अंदेशा है कि ख़राबी बहुत हो जाएगी, लेकिन ये अंदेशा भी है तो उम्मीद भी है, कोशिश जारी है कि वहाँ ना हो। आपको पता है तुर्क भी उसमें शरीक हो चुके हैं और अमरीकियों ने उनसे दरख्वास्त की है। तो मेरा ख्याल है कि बेहतरीन एफर्ट बरूकार आएगी, और मुझे ये भी यकीन है कि तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान मशवरा हो रहा होगा। इस पर मैं मालूमात नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल फितरी है कि मशवरा हो। और लेकिन ये कि बहुत नाजुक मरहला होता है इक़्तिदार में। अभी पाकिस्तान में 4 इलेक्शन भी हो चुके हैं, 2002 का, 2008 का, 2013 का, 2018 का, और अभी तक ये तयन नहीं हो सका कि अदालतों के हदूद क्या हैं और इंतज़ामिया के हदूद क्या हैं और मीडिया के हदूद क्या हैं, तो बार एसोसिएशंस की क्या हैं। तो हर तबका जब इक़्तिदार में था, तो वहाँ तो अभी ये फैसला ही नहीं हुआ, तो बिगनिंग होनी है। 250 साल पुराना एग्रीमेंट ख़त्म हो गया है, 350 साल पुराना। जब देखिए अफ़गानिस्तान तो कोई मुल्क था ही नहीं, जैसे पाकिस्तान जो है वो 75 साल पहले तो पाकिस्तान नाम का कोई मुल्क नहीं था। तो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है नया वजूद में आना है, और ये बहुत डिफ़िकल्ट मरहला होता है। और अफ़गानिस्तान हमेशा एक बफर स्टेट रहा है, और वहाँ कबाइल को आज़ादी रही है कि वो अपने मामलात ख़ुद तय करें। उस तरह की हुकूमत नहीं होती है वहाँ, ना कोई नालियाँ बनाने का मुतालबा करता है, ना गैस का मुतालबा करता है, ना कोई ये कहता है सड़कें बनाई जाएँ, ना कोई ये। अब तो और सिचुएशन मुख्तलिफ है। अब एक जदीद तालीम याफ्ता तबका वजूद में आ गया है, वो अपना हिस्सा मांगेगा। 6% अपना शिया मकतब फ़िक्र के लोग, 9% लोग हैं, 6% पश्तूनों में, 42% पश्तून हैं। उसके बाद सबसे बड़ी आबादी ताजुक है, और ताजिक जो है इनकी सरपरस्ती की गई है, और शमाली ताज की सरपरस्ती की गई है। ताजिक, तुर्कमान, सबसे बड़ा ताजिकों में तालीम ज़्यादा है और बिज़नेस में भी ज़्यादा हैं, और ज़ुबान भी अफ़गानिस्तान में फ़ारसी ज़्यादा बोली जाती है।
अब तक पश्तूनों की हुकूमत रही है, अब उन्हें कमज़ोर कर दिया गया है। वो बराए नाम हुकूमत अशरफ गनी की, बेशतर इलाके पे तालिबान का कब्ज़ा है। तो ये उसमें ये तो लोया जिरगा से हो सकता है कि ये सब इकट्ठे हों, 300-400 आदमी, 200 आदमी, जितने वो तय करें। ये एक उनका तारीख़ी, हर कौम का एक मिजाज और तरीक़ाकार होता है। सही। उनका मॉडल ये है कि हर ग्रुप के, एथनिक ग्रुप, रिलीजियस ग्रुप के लोग जमा हों और वो डिबेट बड़ी सख्त करते हैं। इतनी सख्त डिबेट करते हैं जैसे इतने कालीन बेचने वाले करते हैं। 7,000 का कालीन आखिर में 1,300 में बिक जाता है। तो वो, लेकिन ये कि फाइनली वो कोई फार्मूला एमर्ज हो जाता है और वो सब लोया जिरगा, चूँकि वो पूरी कौम का नुमाइंदा होता है, वो उसका ज़ामन होता है। फिर उसका तरीक़ाकार ज़मानत का तय किया जाता है, कमेटी बना दी जाती है। वो सफ़ेद रीश कहते हैं लोगों को, सफ़ेद दाढ़ी वाले लोग जो हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, एल्डर्स, वो बैठते हैं। ज़रूरी नहीं उम्र बहुत ज़्यादा हो, लेकिन ये कि जो नुमाइंदगी करते हो, और वही दैट इज़ द ओनली वे, और उसी पे कोशिश होनी चाहिए। लेकिन ये है कि इंडियंस खराबी कर रहे हैं जी, वो ये कर रहे हैं कि भाई अमेरिका को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, अशरफ गनी की हमायत कर रहे हैं। ये भी सोचते हैं कि डिवीजन फौज भेज दें तो बहुत अच्छा है। अफगानिस्तान के सबसे बड़े पहाड़ी सिलसिले का नाम है कोहे हिंदू कुश। उसकी तरह हिस्ट्री दोबारा बता दें सुनने वालों को। उसका नाम क्या है? वो उसके महमूद गजनवी के ज़माने में हुआ था। वो पूरे का पूरा लश्करी मार डाला था। सब्तगीन ने छोड़ दिया था, इन्होंने खुदकुशी की, खुदसोजी की धमकी दी थी, हम सब जल मरेंगे, उसने छोड़ दिया। महमूद आया तो महमूद एक मुख्तलिफ आदमी था, उसने कहा जल मरो या जो मर्जी करो, ये हमारा इलाका, तुम यहाँ रोज़ आके जंगें करते हो। एनी हो, तो वो एक ऐसी स्टेट, ढीली ढाली फेडरेशन वो बन सकती, बल्कि कन्फेडरेशन। ठीक। और उसमें हरात में इस्माइल हैं, और इसी तरह अपना दूसरी तरफ बलख में वो बल्खी, क्या उनका नाम है, वो हैं, और तुर्कमान हैं, थोड़े से अरब भी हैं, नूरिस्तानी है। नूरिस्तानी किसी फसाद में नहीं पड़ते। ये हमारे काब्रिस्तान में जो लोग हैं, ये यूनानी नस्ल मुसलमान हो गए थे, वो उनको सौंपा जा सकता है। मतलब ये है कि कोई अमन मिशन अगर हो, मुसलमान मुल्कों की एक फ़ौज बनाई जा सकती है अगर इत्तेफाक राय हो जाए, और उसमें पाकिस्तान को मेरा ख्याल शामिल नहीं होने चाहिए, दूसरे मुल्कों की फ़ौजें हों, तो कोई उस पर हो सकता है, बन सकता है फार्मूला अगर बनाना चाहें। ये तमाम लोग जो हैं अंदेशों का शिकार हैं, और ज़ाहिर है कि वो उनके अंदेशे दूर होनी चाहिए। वो एक कौमी दस्तावेज़ बननी चाहिए, उस पर अमल होना चाहिए, पाकिस्तान उसमें मदद कर सकता है। ईरान को शरीक करना चाहिए बातचीत में, वो एक फ़रीक है। रूस को शरीक करना चाहिए, कोई सेंट्रल एशिया में उसके लिए मसाइल पैदा होंगे अगर यहाँ खाना जंगी भी हमारे लिए भी होंगे। और चीन को शरीक करना चाहिए, वो भी पड़ोसी है। अमेरिका को शरीक करना चाहिए, लेकिन ये है कि वो अमेरिका इंडिया को शरीक करने पे बज़िद होता है। भाई इंडिया का वो बार्डर उसे लगता नहीं है, तो इंडियन फसाद करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल जनरल साहब ने अंदेशा भी जाहिर किया, उम्मीद भी जाहिर की। ठीक है। अली वज़ीर के बारे में कोई बात हुई यार साहब? अली वज़ीर के बारे में उन्होंने कहा कि उसका एक बस स्टैंड था। मसला ये कोई नज़रियाती उसूली मसला नहीं है, वो हटा दिया गया ज़ाहिर है। तो उस पर उसने जनाब इसको कौमी मसला बना लिया है, और भाई उनका तो कोई मुतालबा ही नहीं है ना। तो अफ़गानिस्तान के कहने पे, अफ़गानिस्तान इंडिया के कहने पे कर रहा है वो मतलब इस तरह की तहरीकें उठती हैं, ख़त्म हो जाती है। पख्तूनिस्तान की इतनी बड़ी तहरीक थी जिसकी कोई हद नहीं है। आदमी ट्रेंड हो रहे थे गफ्फार खां की ज़िंदगी में, वली खां की ज़िंदगी में, वहाँ मुसल्लह गिरोह तैयार किए जा रहे थे, वो ख़त्म हो गया। तो ये कि बेचारे। ठीक है, अखबार नवीस से मुलाकात की। इमरान खान साहब सहाफ़ी और मीडिया के बारे में क्या राय रखते हैं सब जानते हैं। चीफ साहब क्या राय रखते हैं सहाफ़ी और मीडिया? चीफ साहब ने कहा हमें सब मालूम है कौन अखबार नवीस गैर मुल्की सफारत खानों में जाते हैं और क्या बातें करते हैं। उन्होंने कहा वो कौन लोग हैं? उन्होंने कहा ये आपके सामने जो लोग बैठे हैं इन्हीं में से हैं। 30 आदमी थे, उन्हीं में से कुछ लोग थे, और वो हमें भी पता है। खैर ऐसी क्या बात है। और मीडिया के बारे में उनका क्या ख्याल है? मीडिया नहीं, मीडिया के बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं की। उन्होंने कहा बाद लोग चंद ऐसे अनासर। हाँ ठीक है। हारून साहब, मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में चीफ साहब क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं कि क्या होना चाहिए? उन्होंने कहा हमने उनके साथ तावन किया था। मैं तो खैर उसका आई विटनेस हूँ। मेरी तो उस ज़माने में कुछ हम लोगों से मुलाकातें भी हुई थी। अब तो मैं जाता नहीं हूँ कहीं, आता जाता नहीं। मेरी सेहत इसकी इजाज़त नहीं देती कि मैं घूमता फिरता रहूँ, मुझे थोड़ा आराम की ज़रूरत होती है। तो वो वैसे वो सबको पता है कि तावन किया था उनके साथ। अफ़गानिस्तान और इंडिया के साथ मफाहमत की कोशिश में तावन किया, वो नहीं हो सकी मफाहमत, वो इंडिया और अफ़गानिस्तान की वजह से नहीं हो सकी।
फिर वो डॉन लीक्स का मसला था, उसमें जो वादे किए थे उनसे मुकर गए, तो फिर जाहिर है फिर जो होना था उनका इनके साथ होगा। जाहिर है सवाल ये हुआ कि इनके साथ आपने ताबन किया है, तो उन्होंने कहा नवाज शरीफ के साथ नहीं किया था ताबन, पूरा ताबन किया था उसके साथ। ठीक है, यानी इधर से भी ताबन है, उनके साथ भी किया गया था। बात तो अब भी हो रही है। ठीक है, बात तो कोई है ही नहीं जिसकी बात ना हो रही हो। कोई पॉजिटिव वे में बात हो रही है, वापस आने की गुंजाइश है या वहाँ बैठ के सियासत? ये नहीं मुझे पता, लेकिन बात तो होती रहती है। तो बात बाहर कैसे चलेगा वो? ऐसे बात के बगैर ही चलेगा। शहबाज शरीफ ऐसे रहा होगा, हमजा ऐसे रहा होगा। ठीक है, शहबाज शरीफ वैसे आज अंदरून लाहौर पहुंचे हुए थे, हारून साहब कुछ विजिट कर रहे थे, चीजें पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे। हाँ जी, वो टेम्पटेशन होती है वज़ीर आज़म बनने की। एक अब सेंसिटिव मामला, क्या एक अखबारनवीस से उन्होंने कहा कि आप पे किसने हमला किया था, उन्होंने कहा FIR करा दें। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं कायम हूँ इस बात पे कि उन्हीं की तरफ से हमला हुआ था। नहीं तो ठीक है ना, उसकी तहकीकात होनी चाहिए, सबूत है, बात उसकी ठीक है, FIR कराएं फिर। ठीक, बात तो देखिए ना, उसका हक है ना FIR कराए, तफ्तीश होगी, जो होगा वो सामने आ जाएगा। अगर कराया है उन्होंने तो सामने आ जाएगा। ठीक, सेंसिटिव मामला TLP, हारून साहब उसके बारे में कोई बात हुई या सरफ नजर किया गया उसमें? नहीं, TLP के बारे में बड़ी बात हुई। अच्छा, वो 2 दिन से जो मैं कह रहा था कि भाई मरकजी दायरे में आना चाहिए, मैं तो यही कहता था आना चाहिए, उन्होंने कहा आएंगे मरकजी दायरे में, आएंगे। हाँ, इतना ही कहा है। अब आप मेरी तरफ आप देखें, मेरे पास इसका जो कहा मतलब है वही बता सकता हूं। इसके कई ऐसे मामलात हैं, कई पहलू हैं फिर जिनके ऊपर बड़ी तफसील से बात हो सकती है कि अगर वो मरकजी धारे में आएंगे, आने वाले वक्तों में भी वो भी एक जमात, बड़ी जमात के तौर पे देखेंगे। तशद्दुद न करें, आइन की पासदारी करें, तो उनको वेलकम करना चाहिए। उन्हें कोई 10-15% वोटों की हमायत हासिल हो जाएगी। अगले इलेक्शन में उनका बहुत से लोग मंतखब, कितने वो टिकट देने पे भी मुनसर है, पार्टी की तंजीम पे भी मुनसर है, लीडरशिप की क्वालिटी पे भी मुनसर है, किन लोगों को सूबों में वो जिम्मेदारियाँ देते हैं उस पर भी मुनसर है, और इस पर भी मुनसर है कि भाई कितना उलमा और शयूख उनसे ताबन करते हैं। हर कोई अपनी चौधराहट चमकाने की कोशिश करता है। ये सारे लोग जिन्होंने हमायत का ऐलान किया है मौलाना हाफिज साद रिजवी की, तो वो सारे उनके दरअसल हामी तो नहीं है, नहीं सारे उहदे मांगे गए। ये उसी तरह जैसे पॉलिटिकल पार्टियों में होता है, तो इट नीड्स ए लॉट ऑफ एफर्ट। 2-3 साल लगे रहें, बड़ी अच्छी तंजीम बना लें और ये ऐलान करें कि तशद्दुद तर्क करेंगे। और पुलिस से उनके मसाले तो नहीं चाहिए, खून बहा अदा किया जाना चाहिए, उनके जो लोग मरे उनका भी अदा किया जाना चाहिए, उनका भी अदा किया जाना चाहिए। पुलिस वालों के साथ भी ज़्यादती हुई है, और जो है जो भी उनके साथ बातचीत हो रही है। और इस दफ़ा लगता है कि बहुत ही, यानी क्या कहना चाहिए, सलीके से, करीने से बात हो रही है, तो अच्छी उम्मीद की जाए। ठीक है, हर सियासी पार्टी के वजूद में आने की वजह पता है, उन्होंने देखे ना समझ आई, शुरू कहां से हुआ, इनका वजूद कैसे हुआ हारून साहब? TLP का वजूद मुमताज कादरी की फांसी से। अब बहुत तकलीफ होगी लोगों को। जो सच है वो ये है कि सलमान तासीर ने, खुदा उनकी मग़फ़िरत करे, बहुत गैर ज़िम्मेदाराना बयानात दिए थे। उन्होंने तौहीन रसालत वाले कानून को काला कानून कहा था। उन्हें फ़हम ही नहीं था इस सोसाइटी की केमिस्ट्री का, कि इसमें मिजाज क्या है। यहाँ ये वो माशरा है जहाँ वो गाजी इल्मुद्दीन को अल्लामा इकबाल ने कहा था कि लोहारों का लड़का बाजी ले गया, हम बातें करते रह गए, और उसका इतना बड़ा जनाजा था और कायदा ने मुकदमा आगे लड़ा था। इनको समझ नहीं है कि ये भाई लोगों के एहसास कितना नाजुक है इस मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, ठीक है ना, और नवाज शरीफ साहब ने उन्हें फांसी दी, ठीक है। अच्छा, फिर आप ये जब जो जुलूस गया था फैजाबाद, ये कैसे गया था? जो धरना हुआ था, हाँ, पंजाब हुकूमत ने इजाज़त दी उसकी। उनसे पूछा, जब जनरल फैज़ हमीद साहब से पूछा, मैं नाम लेके कह रहा हूँ, उनसे पूछा, उनको बुलाया मीटिंग में शायद खाकान अब्बासी साहब ने, उन्होंने कहा भाई इनको रोकना था। उनके पंजाब पुलिस इस काबिल नहीं मॉडल टाउन वाले साने के बाद, अब आप ही कुछ करें। अब्बासी साहब तो डिनाई करते हैं किसी प्रोग्राम में बैठ के, डिनाई करने से क्या होता है? मैं डिनाई करता हूँ, मैंने नीले रंग की टाई पहनी है, मैं डिनाई करता हूँ, ये पीले रंग की है। डिनाई करने से क्या होता है? उसमें उसकी सारी तफसीलात मैं आपको बता सकता हूँ उस इजलास की। उसमें वज़ीर दाखिला हसन इकबाल थे, वो भी मौजूद थे। उन्होंने रात 3 बजे तक मुज़ाकरात किए जनरल फैज़ हमीद ने। इन्होंने कहा, इन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कहा, ISPR तरदीद करे इस बात के कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से नहीं कहा था, और ISPR तरदीद करे इस बात के कि जनरल फैज़ हमीद से नहीं कहा था,
ठीक है, और ये भी तरदीद करें, पता चल जाएगा। ये कोई बातें छुपी रहती हैं, कोई तारीख अपने सीने में कोई राज छुपा के रखती है। फिर ये मसला पैदा हुआ कि भाई उन्होंने रात 3 बजे, फिर उन्होंने मुसव्वदा रात को 3 बजे हसन इकबाल को एग्रीमेंट पढ़ के सुनाया, उन्होंने रात को 3 बजे जगा के उसको पढ़ के सुनाया शायद खाकान अब्बासी को। वो कैसे तरदीद करते हैं? और फिर वो अपना पुलिस तो नाकाम हो गई थी, रेंजर्स भी नाकाम हो गए थे। उन्होंने कहा फौज से कार्रवाई करें, उन्होंने कहा हमारे पास कोई लाठियाँ होती हैं जिससे हम कार्रवाई करें, उनके पास तो लाठियाँ हैं, हमारे पास तो राइफलें होती हैं। उन्होंने कहा बातचीत करें, उन्होंने कहा अच्छा बातचीत करते, ठीक है। ब्रेक से वापस आके मजीद बात करते हैं आनून साहब। एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आके मजीद बात को आगे बढ़ाएंगे। कोरोना की हालिया सूरत हाल और इसके अलावा तहरीक इंसाफ की यौम तासीस के बारे में बात होगी। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। हारून साहब, एक अहम मीटिंग जो बाजवा साहब की हुई है, अखबार न्यूज़ से मुतालिक बात चल रही है, धरने के ऊपर बात चल रही थी। जो किराए का मामला है वो किसने दिया, क्यों दिया? उनसे कहा कि भाई इनको भेजो, जैसे भी भेजो, हम इस काबिल नहीं हैं, पुलिस इस काबिल नहीं। उन्होंने पुलिस वालों को मारा था, एक पुलिस वाला तो मर भी गया था, और वो जज्बात बहुत भड़के हुए थे। लोग समझते क्यों नहीं है ये कितना नाजुक मामला है, और वो उनको तो तरीके से ठंडा करना था। इनमें ना मुज़ाकरात की सलाहियत थी, और ना ये उन्हें लाहौर से चले और फैज़ाबाद पहुंच गए। कितना फासला है? 290 किलोमीटर, 300 किलोमीटर। कौम का हाफजा वाकई कमजोर है हारून साहब। कौम को पता ही कख नहीं। पहली बात तो ये है, पूरी बात बताता कौन है। ये अभी निसाब का मामला देख लें, वो भी बहस में आ गया जी। बहस का निसाब का मामला देख लें, है किस्सा ही कोई नहीं, खोदा पहाड़ निकला चूहा। मैंने पूछा ये डॉक्टर साहब ये आपने क्या किया? उन्होंने कहा मैं तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो कुछ तब्दीली की सिफारिश की ही नहीं है। मुझे एक कॉन्स्टिट्यूशन 22 ये कहता है कि गैर मुस्लिमों को कि ये हुकूक हैं तालीम में, हर चीज़ में, और सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है कि भाई एक निसाब बना रहे हैं तो उसमें इन चीज़ों का भी ख्याल रखें। तो मैंने ये कहा कि दीनियात में जो कुछ आप पढ़ा रहे हैं अच्छा, मुसलमानों को, उसमें बेशक इजाफा भी करें। यानी यही नहीं कि पढ़ाते रहें, जो दीनी तालीम मुसलमान तलबा को दे रहे हैं उसमें बेशक इजाफा भी करें, ठीक है। लेकिन उर्दू में, अंग्रेज़ी में और जनरल नॉलेज में, माशरती उलूम भी जिसे कहा जाता है, उसमें जो चीज़ें दीनियात की हैं उसको इसमें ऐड कर दे। अच्छा, ठीक है। गैर मुस्लिम तलबा जो हैं उन्हें अखलाकी उसूल तो गैर मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी में क्या है और हिंदू मत में क्या है, पड़ोसी के हुकूक क्या हैं, और खयानत नहीं करनी चाहिए और जुल्म नहीं। अखलाकी उसूल तो सारे मज़हब से आते हैं, किसी सेकुलर थिंकर ने कभी कोई मजहबी उसूल नहीं दिया, नहीं वज़ा किया। अच्छा, वो अपना जो है उन्हें वो अखलाकियात में डाल दें, हाँ, सबक वो पढ़ा दें। यानी मैं खुलासा बता रहा हूँ। अब कोई बात उसमें है ही नहीं, उस पर एजिटेशन की तैयारी की जा रही है। चौधरी परवेज इलाही साहब भी कूद पड़े, बड़ा अच्छा मौका है, ऐसे मौका पे तो इससे फ़ायदा उठाना चाहिए हर सियासतदान को। फिर वो कहते हैं कि सेक्रेटरी जो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्ती की और कहा जल्दी रिपोर्ट पेश करें, और सेक्रेटरी तालीम को बुलाया, वज़ीर तालीम को नहीं, सेक्रेटरी तालीम को। फिर सारी सिफारिशात उन्हें दे दी गई। अब जो नाफिज होना है वो तो सूबों ने करना, नाफिज तो कोई चीज़ हुई नहीं है, कोई वाक़या रूनुमा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट देखेगी, सिफारिशात हैं, अहकामात नहीं हैं। कमीशन से अहकामात देता है, और तालीम किसका शोबा है? सूबों का, सूबों ने इम्प्लीमेंट करना है। बस जिसका दिल चाहा अच्छा, फर्ज कीजिए ये चाहते हैं कि ये तब्दीलियां जो उन्होंने तजवीज़ की, ये ना फर्ज कीजिए। अव्वल तो उसमें मुझे तो समझ नहीं आई, चले फर्ज कर लें, वो नहीं हो सकती, तो चले जाएं, क्या सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं, आइन में तरमीम कर लें, सूबों से कहते हैं कि आप इम्प्लीमेंट तो नहीं हुआ। चौधरी परवेज इलाही साहब ने कहते बिल्कुल इजाजत नहीं देंगे। इजाजत दी किसने है? मामले को अभी तो मामला वहां तक पहुंचा ही नहीं है। और वजीर तालीम शफकत महमूद जी, काम के न काज के वजीर हैं, फिर भी जो भी कहें हारून साहब हैं तो हमारे वजीर यही होते हैं, वजीर यही होते हैं।
यही वजीर होते हैं, ऐसे वजीर होते हैं। वैसे बच्चे उनके बड़े शुक्रगुजार हैं शफकत महमूद साहब के। किस बात पे? कि स्कूल बंद उन्होंने किए हैं, छुट्टियां नहीं, ओ लेवल ए लेवल के इम्तहान तो हो रहे हैं, इंडिया में नहीं हो रहे और दुनिया में नहीं हो रहे हैं। बच्चे वालिदैन तशवीश में हैं, काम काज तो नहीं करते शौकत महमूद, काम काज से कोई दिलचस्पी नहीं है। चलिए बैक टू द मीटिंग हारून साहब। शौकत सिद्दीकी साहब, जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब, धरना खत्म करने के बारे में उन्होंने हुक्म दिया था धरना खत्म किया जाए, मगर हुक्म कमाल का, अदालत की तारीख में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। धरना खत्म किया जाए, ताकत बिल्कुल इस्तेमाल न की जाए। वो जब होना है ना गंधारा में, टैक्सला कैपिटल था ना जी। टैक्सला पहली दफ़ा, ये इस्लामाबाद पहली दफ़ा कैपिटल नहीं बना है, इससे 30 किलोमीटर के फासले में पहले भी कैपिटल इंडिया का रह चुका है। ठीक है, होना है तो उन्होंने बैठ के मीटिंग की कि भाई हम तो तशद्दुद के हक में नहीं है, तो अब क्या किया जाए। तो फैसला ये हुआ कि अपनी गर्दनें पेश की, चुनाचे 90,000 आदमी ने अपनी गर्दनें पेश कर दी। अच्छा, यानी फौज जाए और अपनी गर्दन पेश कर दे, या हुकूमत या पुलिस जाए गर्दनें पेश कर दे। बको बात है भाई, जब ताकत ये तय हुक्म दे दिया गया कि ताकत इस्तेमाल नहीं करनी और हुकूमत ने कह दिया कि मुज़ाकरात करें, हमारे बस का नहीं है, तो फिर उन्होंने कुछ रह गए, चंद आदमी रह गए जिन्होंने कहा हमारे पास कराया ही नहीं, कोई तंजीम तो है नहीं ना, तंजीम तो बनेगी ना BTLP की, अगर बनेगी तो होगा, कराया ही नहीं है तो बाप कराया के उन्हें पैसे दे दिए, हुक्म तो हुकूमत ने दिया था। अच्छा, ये सूरत थी, वो पैसे अदा करने की वजह ये थी। हारून साहब, मिसिंग पर्सनस का मसला बहुत ज़्यादा है और हर दूसरे चौथे रोज़ इस किस्म की चीज़ें सामने आ रही होती। मिसिंग पर्सनस के ऊपर चीफ साहब की राय क्या थी, उन्होंने क्या बताया, क्या काम किया जा रहा है? क्या बात ये है कि अगर एक भी बेगुनाह आदमी बिला वजह गायब किया गया है, उसको रिहा होना चाहिए। ये उसूली मसला है, ये कानून की बालादस्ती का सवाल है, और अगर ये खौफ हो किसी को भी बिला वजह किया जा सकता है, और ऐसे वाक़यात हुए हैं, अफसोसनाक हैं। लेकिन उन्होंने कहा ये जो वाक़या भी है, कुछ तो बारूदी सुरंगों में मारे गए। बारूदी सुरंगें कौन बिछाता है? टेररिस्ट बिछाते हैं, हुकूमत तो नहीं बिछाती। हुकूमत ने क्या इसलिए बिछानी है? वो तो कार्रवाई करेंगे जब FC के लोग या रेंजर्स के लोग कार्रवाई करेंगे या पुलिस करेगी, तो बारूदी सुरंगें थोड़ी बिछाएगी। उसने तो आगे जाना होता है, भागना तो नहीं होता। तो वो कोई हिसार में थोड़ी हैं। और कुछ लोग जो हैं वो मुकाबलों में मारे गए। ठीक। और अब तो आपको पता ही है कि अब तो सूरत हाल ये है कि वो तो जो भागे हुए थे, अफगानिस्तान गए हुए थे, अब वो तो पनाह मांग रहे हैं। उसमें एक मसला है। क्या मसला? ये है कि जिन लोगों को उन्होंने कत्ल किया है उनके ख़ानदान उन्हें माफ़ करने के लिए तैयार है। वो तो एक लंबा तकलीफ दे प्रोसेस है, खून बहा अगर वो कबूल करें। बाद लोग नहीं कबूल करते, हमारे बंदों को मारा। तो गुंडा टैक्सी लेते थे, भत्ता लेते थे डेरा भुगती में दूसरे इलाकों में। अब तो अल्लाह का फजल है, बहुत बेहतर है। लेकिन बहरहाल इस पे कुछ कार्रवाई हुई है, कुछ रिहा हुए हैं। इसमें बहुत सरगर्मी के साथ काम होना चाहिए, प्रायोरिटी होनी चाहिए। जितने भी लोग बेगुनाह हैं, तफ्तीश हो चुकी है। कानून देखिए ना, पुलिस तो कानून नाफज करने के काबिल नहीं है। लेवीज को पुलिस का हिस्सा बनाया। 2002 की असम्बली आई, 10 अरब रुपए खर्च हो चुके थे, उन्होंने ख़त्म कर दिया मनसूबा। डॉक्टर अब्दुल मालिक से मैंने पूछा कि भाई ये आप के लेवीज को पुलिस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप काम ही नहीं कर रहे कोई, तो इतना पैसे भी खर्च हो गया। अच्छा, लेवीज में से निकालना किसी को नहीं था, सिर्फ ट्रेनिंग देनी थी। अच्छा, लेवीज की तनख्वाह कौन लेता है? वो थोड़ी लेते हैं, लेवीज कबायली सरदार लेते हैं। सरदार लेता है। वो डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब चले गए, सनाउल्लाह ज़हरी चले गए, जाम कमाल आ गए, लेवीज वहीं की वहीं है। कमाल है। ठीक, चलिए हारून साहब, अब होगा क्या इस पे मुख्तसर बताएं मुझे, फिर मैं आगे चलूँ। तहरीक इंसाफ का यौम तासीस है, उसके ऊपर भी बात करनी। 25वां यौम तासीस है। समझ नहीं आता हारून साहब, रोऊं, हंसूं, मुबारकबाद दूं, अफसोस करूं। इन्होंने सरकारी TV को आज सारा दिन ज़ाती तशहीर पे लिखा, खान साहब ने ये किया, खान साहब ने वो किया। ये क्या है हारून साहब? तो किया नहीं खान साहब ने। खान साहब ने इतना बड़ा मुल्क को वेलफेयर स्टेट बनाने के रास्ते पे डाल दिया है। इकानमी मुस्तहकम हो गई है, दुनिया रश्क से देख रही है पाकिस्तान को, क्या क्या अज़ीमुश्शान कामयाबियाँ हासिल की हैं। तहरीक इंसाफ बस नेवर ए पॉलिटिकल पार्टी, और मुस्तकबिल बईद में इसके पॉलिटिकल पार्टी बनने का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं है। एक फ़ैन क्लब है, जो उनका फ़ैन है वो उसमें शामिल हो जाए।
और वैसे तो ठीक है कि भाई जिस तरह भी मसलक लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टी वही होती है जिसमें हर तरह के लोग शामिल हों, वो इस पे एतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपने सरपरस्तों की मदद ही से हुकूमत करनी है तो वो कोई हुकूमत नहीं होगी। इंस्टीट्यूशंस बनाए नहीं हैं। देखिए वो तमाम दावे जो उन्होंने किए थे, एक पाकिस्तान होगा, इंसाफ होगा, जुल्म का खात्मा होगा, वो कैसे होता? पुलिस में जिस दिन आए थे उस दिन इस्लाहात शुरू हो जाती, पख्तूनख्वा में की थी, उसका नतीजा भी निकला था। 33 से सीटें 65 हो गई थी। स्कूलों को बेहतर बनाया था, अस्पतालों को बेहतर। ऐसे थोड़ी लोग वोट दे देते हैं। भाई उनकी हुकूमत तो नहीं थी, निगरान हुकूमत उनकी तो नहीं थी, वो तो गैर जानबदार निगरान हुकूमतें बनी थी ना। और वो वही का काम करते, पंजाब में भी, पख्तूनख्वा में भी, बलूचिस्तान में भी, सिर्फ सिंध में वो नहीं कर सकते थे तो अदलिया को बेहतर करते। FBR को छेड़ने की हिम्मत नहीं है, पार्टी की कोई तंजीम ही नहीं है, पार्टी में सारी एनर्जी लोगों के एक दूसरे के खिलाफ लगती है। हम तो जिससे मिलते हैं PTI वाले से, वो दूसरे के खिलाफ बात कर रहा होता है। ख्याल और ख्वाब की दुनिया में रहते हैं, वेब ऑफ इमेजिनेशन में। इंडिविजुअल तो शिज़ोफ्रेनिक दिखे थे, ये पार्टी ही शिज़ोफ्रेनिक है पूरी, ख्याल और ख्वाब की दुनिया में, न जाने किस और दुनिया में। एक आदमी है ख्वाबों की दुनिया में। शिज़ोफ्रेनिक क्या होता है? वह ख्वाब देखता है कि ऐसा हो जाएगा और वो फिर उसमें लिव करना शुरू करता है। ये वर्चुअल लाइफ है, दिस इज नॉट द रियल लाइफ, दिस इज वर्चुअल लाइफ। एक आदमी देखता है, ये सोशल मीडिया में लोग 8-8 घंटे लगे रहते हैं, खरबों डॉलर कमा लेते हैं, अपने दुश्मनों को नेस्त नाबूद कर देते हैं, और हुकूमतें कायम कर लेते हैं। आँख खुलती है तो अब्बा जूता लेके खड़ा होता है, अम्मा जूता लेके खड़ी होती है, लानत है तुझ पे, ना पढ़ाई की ना कुछ, इम्तहान में फेल होते हैं। भाई काम करने से होता है। क्या काम किया? अच्छे काम किया। मैं बताता हूँ आपको, हेल्थ कार्ड तब तकसीम किए, बहुत अच्छे काम किए। किसान कार्ड का उन्होंने कहा है जी, बिल्कुल। लेकिन कोई जरी पॉलिसी है, कोई एजुकेशन पॉलिसी है, ये यकसा निसाब का तरीका है, भाग जाएंगे ये खड़े नहीं रहेंगे। हालांकि उसमें कोई ऐसी बात नहीं। हालांकि ये होना चाहिए कि भाई उलमा से मिलें, और अगर कहीं कोई तब्दीली की ज़रूरत है तो कर ले, उसमें तो क्या हर्ज है, मशवरे से होता है ना। और जो काबीना बनाई है, सुभान अल्लाह, और जो वज़ीर आला बनाया है, तारीख़ इंसानी में ऐसा वज़ीर आला बुज़दार जैसा लायक आदमी कभी पैदा ही नहीं हुआ आज तक। बाकी ये इजरा होगा, मेरा ख्याल है उन्हें पता चल जाएगा। कराची के इलेक्शन नौशहरा की सीट हार गए, अपनी सीट थी ना जी, पार्टी की बदनज़मी की वजह से हार गए ना। मरियम साहब के बयानात भी थे उसके ऊपर। 1920 से 13 में जो ज़िमनी इलेक्शन में जो सीटें थी, 4 में से मेरे ख्याल 3 हार गए, अपनी जीती हुई सीटें। और कराची की अगर जीती हुई सीट हार गए, जिसका खतरा तो है, खतरा है। मौलाना फजलुर रहमान के 10,000 वोट थे, उनके उम्मीदवार को मिले। TLP को मिले थे कोई, मैं समझ रही 34,000, वो मुझे तस्हीह किया लोगों ने कि इससे कुछ कम थे। अच्छा, वो वोट जो है साद रिजवी साहब, दिलचस्प बात यह है, अब तो मैंने बड़ी कोशिश की मालूम करने की, उन्होंने को मैसेज भेजा कराची, नहीं पता चल रहा। ऐसा लगता है कि वो फरीक नहीं बनना चाहते। एक आदमी उनका खड़ा हो गया, लेकिन वो हाफिज साहब रिजवी की अगर तौसीक नहीं होगी तो वो कितने वोट लेगा। अच्छा, एक ये है कि वो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने तो जो दफ्तर बनाया इलेक्शन का, वहीं रात को सो जाते हैं, सवेरे उठते हैं, चल पड़ते हैं। वो तो बरकोहलक है ना, काम में हर वक्त लगे रहते हैं। तो शायद पिछली दफ़ा तो उन्हें बहुत थोड़े वोट मिले थे, इस दफ़ा शायद कुछ ज़्यादा मिलेंगे। MKM को उम्मीदवार भी है, खान साहब को, लेकिन मिफ्ता अगर जीत गया, मिफ्ता बड़ा टैक्टफुल है, मिफ्ता के चेहरे की सादगी पर न जाए। और ANP ने हमायत कर दी, अगर हार गया फुल हमायत की उनकी। तो फैसल बावड़ा साहब से जो है वो वोटरों के साथ ये सलूक करते थे जो उनसे मिलने के लिए जाता था। रिजल्ट तो अल्लाह जाने क्या होगा, मैं तो आपको आसार करान बता रहा हूँ। तो वो कहते थे तुमने थोड़ी मुझे जिताया। किसने जिताया भाई? वोटरों ने जिताया। डेफिनेटली एक वोटर। फर्क कितना था शहबाज शरीफ का और उनका? कितना फर्क था? 1000 वोटों का फर्क था। अब मौलाना फजलुर रहमान के 10,000 वोट, कोई मिरेकल ही होगा, जीत जाए। मिरेकल भी हो जाते हैं, अपसेट भी हो जाते हैं। ये ब्रेक से वापस आके हम हारून साहब जानेंगे कि कराची के अंदर क्या हो सकता है। जो हारून साहब, इमरान खान साहब को अपनी 2.5 साल की कारकर्दगी पर बड़ा फख्र है और आज उन्होंने बयान भी किया। होना चाहिए वो तो। ओहो, वो कहते हैं मुझे ऐसी मुश्किल हुकूमत मिली जैसी कभी मिली ही नहीं थी किसी को। कायद आजम को तो ऐसी हुकूमत मिली थी, खजाना लबरेज लबालब भरा हुआ।
खरबों डॉलर थे, समझ में नहीं आता था कहाँ लगाएं कैसे करें। ठीक है, और मुस्तफा कमाल जो है उसको कायदे तुमको शिकस्त हो गई थी 37 के इलेक्शन में या 36 में हुए थे, 24 मुसलमानों के 24% वोट में। उसके बाद उन्होंने तहरीक उठाई। मुस्तफा कमाल को की जो जंग लड़नी पड़ी सारे अरब के खिलाफ। ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, वहाँ से जाली अखबार छापने पड़ते थे। मुस्तफा कमाल को तो कोई मुश्किल दरपेश नहीं थी। जर्मनी, जापान, कोरिया, क्या क्या मुल्क है, बरतानिया जंग अजीम 2 में तबाह हो गए थे। फिर उनकी ज़मीनों से सोना निकल रहा था और खरबों डॉलर जो हैं वो आसमान से बरस रहे थे। जनता अमेरिका की हर एक को मुश्किल हुकूमत मिलती है। मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स जो मिलती हैं वो मुश्किल हालात में मिलती हैं। वो डेंग साइपिंग को क्या मिला था, मोदी तुम क्या छोड़ गए थे? मेरा ख्याल है मैक्सिमम जो उस वक्त 81 के फिगर्स तो मुझे याद है, 87 के याद नहीं है, $180 थे। तो $180 से $250 होंगे। पाकिस्तान के $380 थे 1981 में, तो 87 में डेफिनेटली अपना $400-450 होंगे। तो वो ये है, अपने कारनामे गिनवाते रहें। और जो उनकी जो अच्छा काम है वो मैंने आपको बता दिया कि भाई वो हेल्थ कार्ड वाली स्कीम बहुत अच्छी है। किसानों के बारे में सिर्फ सोच रहे हैं अभी। किसानों के बारे में उम्मीद है, किसान वो अभी तफसील मालूम नहीं है, उम्मीद है उसको कुछ करेंगे। बात यह है जब तक पैदावार नहीं बढ़ती ना, सनती पैदावार कोरोना में परफॉर्मेंस देख लें। इस पे ब्रेक से बात कर लेते हैं, ब्रेक ले लेते हैं अरुण साहब, एक ब्रेक ले लेते हैं। अरुण साहब ने जिस तरह से कोरोना की बात किया, कोरोना को हुकूमत ने किस तरह से हैंडल किया है, क्या किया जा रहा है, इसके ऊपर ब्रेक से वापस तक बात करेंगे। और कराची की ज़मीन इंतखाब NA-249 के ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। कोरोना की सूरत हाल के ऊपर हम बात करेंगे, मगर कराची के हवाले से कि कराची का ज़मीनी इंतखाब NA-249 क्यों इतना अहम है और वहाँ पर क्या होने जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त बड़े मुमताज़ और मोतबर अखबार नवीस हैं फ़ारूक वड़ाइच साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ गुफ्तगू करते हैं। जी हारून साहब, कराची के हवाले से। अच्छा, मैं तो ये समझ के आपसे बात करता रहा कि गुफ्तगू जो है वो हो रही है, पता चला ये तो वक्फे में ही ऐसे मुगालते में मारे गए। तो इमरान खान की तरह वेब ऑफ इमेजिनेशन में गुफ्तगू करते रहे वो। अच्छा, ये बताइए कि कौन से 2 मुमताज़ उम्मीदवार हैं? PTI का भी उम्मीदवार, नून लीग का भी है और MQM का भी है और मुस्तफा कमाल साहब का भी है। तो क्या कौन से 2 उम्मीदवारों के में मुकाबला है और किसके जीतने का इम्कान ज़्यादा है? सर, यहाँ पे पाकिस्तान तरीके की छोड़ी हुई सीट है और यहाँ पे उनके ही उम्मीदवार हैं। अमजद आफरीदी को टिकट दिया गया पाकिस्तान तरीके साहब की तरफ से। दूसरे मुस्तफा इस्माइल साहब हैं, साबिक वज़ीर खजाना, ये दूसरी मरतबा इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इसी हल्के में तीसरे जो मुमताज उम्मीदवार हैं मुस्तफा कमाल हैं, जो चेयरमैन PSC हैं। तीसरे मुमताज कौन है? पाकिस्तान पार्टी के सैयद मुस्तफा कमाल। अच्छा, इसी तरह पीपल्स पार्टी के कादिर मंदोखेल हैं और MQM के हैं। उनको आप चौथे नंबर पे समझते पीपल्स पार्टी वाले को? अब्दुल कादिर मंदोखेल, प्रोफेसर अब्दुल कादिर मंदोखेल। नहीं, आपको ख्याल है वो चौथे नंबर पे आने का इम्कान है उनका? जो मैंने जो लोगों से बात की है, जो मुलाकातें हुई हैं, हल्के में जाने का इत्तेफाक हुआ है, उसे ये लगता है कि पाक सरजमीन पार्टी के जो चेयरमैन हैं ये फर्स्ट टाइम इस हल्के से आए हैं और बड़ी मेहनत कर रहे हैं, कंपेन अच्छी है। अच्छा, लेकिन बोर्ड का मामला जरा मुख्तलिफ होता है। अगर वो ऐसा लगता है आसार है कि तीसरे या चौथे नंबर पे आ जाएंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इनका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वाज़ेह इम्कान इसलिए नजर आते हैं यहाँ पे कि क्योंकि MMA ने जनरल इलेक्शन में 10,000 वोट लिए थे और अब वो JUI के जो उम्मीदवार हैं मौलाना उमर सादिक, वो भी इनके हक में दस्तरदार हो गए हैं मिस्टर इस्माइल से। और इसी तरह ANP वाले भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये कराची का वाहिद हल्का है जहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इम्कानात हैं कि निश्चित वो जीत सकते हैं। यहाँ पर जो पठान बरादरी है, हमारी पश्तून बरादरी है, हमारे पंजाबी हैं, हमारे
उर्दू स्पीकिंग वाले हैं, ये सारी कम्युनिटीज इस हल्के में पाई जाती है। आप मिनी पाकिस्तान भी इस हल्के को कह सकते हैं। और तो पश्तूनों में तो वोट हैं खान साहब के, कोई शुबा ही नहीं इसमें। सारी अफसरशाही जो है टॉप पे वो भी पख्तूनों पे मुश्तमिल है, और पख्तूनख्वा के लोग हैं वहाँ पे, तो उसमें उनकी मकबूलियत में कोई शुबा नहीं। लेकिन ये कि मौलाना फजलुर रहमान के भी वोट 10,000 गए पे, जो शहबाज शरीफ 1,000 से जीते थे अगर मेरा हफ्ज़ा दुरुस्त है, तो वो पश्तूनों के वोट भी गए, मौलाना फजलुर रहमान के 10,000 वोट भी अगर गए, तो पंजाबियों के भी वोट अगर गए, क्योंकि पंजाबियों को तो दरखुरे उतना कोई समझता ही नहीं है वहाँ पे, तो वो भी उसकी तरफ जा सकते हैं। मरकज़ी पंजाब में तो वस्ती पंजाब में तो नून लीग को बालातरी है, तो ये तो 1,000 का ही सारा फ़र्क था, तो ये तो 20-25 हज़ार वोटों का अगर फ़र्क पड़ जाता है, तो ये तो फिर तो मिफ्ता के जीतने का बहुत चांस है। क्या वावडा साहब ने कोई तरक्याती काम काफ़ी कराए हैं कि उसकी वजह से जीत जाए? सर, दो मैं नुक्ते बयान करना चाहूँगा। एक फैसल वार्डा वाली जो आपने बात पूछी, उन्होंने यहाँ पर फंड दूर लगाए हैं, लेकिन इस हल्के में पानी का बड़ा मसला है। यहाँ पर हम जहाँ पे भी गए हैं, हल्के के लोग कहते हैं कि पानी के मसाइल हैं। दूसरी बात यह है कि 23,000 वोट लिए थे जनरल इलेक्शन में तहरीके लब्बैक के उम्मीदवार ने, ये तीसरे नंबर पे आया था। आप इस फैक्टर को मिस नहीं कर सकते। इस मरतबा तहरीके लब्बैक का वोट की कंपेन नजर नहीं आती जाहिर हल्के में, लेकिन उनका वोटर मौजूद है, और 23,000 वोट लिए थे, यानी कि आप अंदाजा लगा लें कितने वोट लिए थे TLP ने पिछली दफा? 23,000। अच्छा, 23,000? जी सर, 23,000 वोट। वो तो कोई अब तक कोई मालूम नहीं हो सका कि आपस सईद रिजवी साहब ने किसी की हमायत की हो। ऐसा लगता है कि वो मोहतात हैं, वो मुज़ाकरात उनकी तरजीह है, इलेक्शन उनकी तरजीह नहीं है। लेकिन बहरहाल PTI को तो वो वोट देने से रहे, तो ये तो फिर अपना यानी मिफ्ता के हक में ही जाता है। वहाँ रिज़ल्ट के बारे में हतमी तौर पर तो कुछ नहीं कह सकते। तो पोलिंग आपका ख्याल है पुरअमन हो जाएगी? हालात हल्के में अच्छे हैं? सर, अभी तक तो हल्के में हालात ठीक हैं, नॉर्मल हैं, किसी किस्म का क्लैश और इस तरह की कोई चीज रिपोर्ट नहीं हुई। तो पब्लिक में अभी चूंकि कोविड की वजह से उस तरह से कंपेन नहीं है, लेकिन अच्छे उम्मीदवार होने की वजह से ये हल्का अहमियत अख्तियार कर गया होगा। मेरे ख्याल में अभी तक की जो इतलात हैं वो तो पुरअमन रहेगी पोलिंग। अच्छा, चलिए, तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी। अच्छा, बहुत शुक्रिया, फिर आपसे बात होगी इंशाल्लाह। 24 को भी आपसे बात होगी जब पोलिंग हो रही होगी, और जब रिजल्ट आएगा फिर उम्मीद है आपसे बात होगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। और उन सब आखिरी 4 मिनट है, कोविड की सूरत हाल है और इस्लामाबाद के रिंग रोड के स्कैंडल के ऊपर मुझे बात करनी है। इस्लामाबाद का रिंग रोड जो है ना जी, उसमें उसको ना गोल की बजाय बैजवी कर दिया है। अच्छा, कहीं 3 किलोमीटर पीछे हटा दिया गया, 5 किलोमीटर पीछे हटा दिया है। तो ये जहाँ भी सड़क बनती है, ये रिंग रोड लाहौर की, जब इसमें यही तमाशा होता था, 3-4 बार अलाइनमेंट बदलती है। चूँकि वो जो बारसूख लोग हैं वो असरअंदाज हो जाते, वो महमूद साहब थे कमिश्नर, उन पर इल्ज़ाम है, उन्हें हटा भी दिया गया है। पे और किस कोई सरकारी अफसर हैं उन पर भी इल्ज़ाम है। ठीक, तो इंक्वायरी हो रही है। 25 अरब रुपए बजट बढ़ गया है। इमरान खान साहब ने ज़ाती तौर पर वज़ीर आज़म ने उसकी तहकीक की है। जब उन्हें पता चला कि भाई काम पिंडी में क्यों नहीं ठीक हो रहा है, यहाँ तो हो रहा है, तो ज़मीन की अलाइनमेंट बदल रही थी। एक जगह का तो मुझे पता है एग्जैक्टली, मैं वहाँ जाता रहता हूँ, कि 3 किलोमीटर पीछे हटा दिया। 3 किलोमीटर पीछे हटाने का मतलब क्या है? उस 3 किलोमीटर में न कोई आबादी है, कोई चीज़ है ही नहीं। मिस्री और डैम है 61 का बना हुआ, यूब खान के ज़माने का, उसके पास से गुजरना था, उससे 3 किलोमीटर पीछे ले गए। एक तो वो 3 किलोमीटर पर सड़क बनानी पड़ेगी। इसी तरह वो जो इलाका अटक की तरफ जाता है आगे फतेह जंग की तरफ, वहाँ भी पीछे ले गए, वो उसकी अलाइनमेंट ही बदल दी है। पेट्रोल ज़ाया होगा, जैसे ये अपनी मोटरवे का किया था नवाज शरीफ साहब ने। वो 290 किलोमीटर या शायद 280 किलोमीटर है रावलपिंडी लाहौर से, तो मोटरवे तो होनी चाहिए थी 270 किलोमीटर। जिस जमाने में वो सड़क बनी थी तो अर्थ मूव इक्विपमेंट ही नहीं था, तो वो कोई 70-80 किलोमीटर ज़्यादा बना दी। और जितनी बताते हैं इतनी है, उससे ज़्यादा है, क्योंकि वो फासला ज़िला कचहरी से चेक किया जाता है। जिसने सिफारिश की और ये कहा कि जी यहाँ पे तो ये होगा, अपना वो साजो सामान छोड़ जाएंगे और इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनेगी। कौन सा सामान वो छोड़ गए, कौन सी इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनी? उन्हीं पैसे से लंदन के फ्लैट खरीदे थे ना। तो अब ये बर वक्त चूँकि चेक कर लिया गया है, तो उम्मीद है उसकी अलाइनमेंट ठीक हो जाएगी। 2007 में राजा बशारत साहब ने मुझे बताया था कि जुमेरात को काम शुरू हो जाएगा, 2007 में। अब क्या है?
2021 द ओनली सिटी इन पाकिस्तान जिसका कोई बाईपास नहीं। अब तो खैर रिंग रोड बन रहा है ना, बाईपास ही नहीं है। कश्मीर की सारी ट्रैफिक, पख्तूनख्वा की सारी ट्रैफिक इस्लामाबाद और पिंडी से गुजरती। छोटे छोटे विलेजेस में बाईपास है। दिस इज द ओनली सिटी। और ये जो MNA यहाँ के खास तौर पर शेख रशीद साहब उन्हें सलाम पहुँचे। एक दफ़ा मैं टक्सला से आ रहे थे, चौधरी निसार साहब के साथ मैं आ रहा था, तो उनकी गाड़ी ऐसी फंसी, मैंने कहा अब आपको पता चला बाईपास की अहमियत क्या। उन्होंने कहा, वो कहते रहते थे कि ये जो मेट्रो बना रहे हैं इससे ज़्यादा बाईपास की अहमियत है, लेकिन नहीं बनी। शहबाज शरीफ साहब ने खुद मुझे कहा, मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए एक मौके पे, कोई तकरीब थी, तो उन्होंने कहा MOU साइन हो गया है, काम शुरू हो जाएगा। ये 2009 की बात है, अब 2021 है। 2021 है। जो गरज होती है वो करते। सरकारी अफसर कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते, सियासतदान कोई मौका हाथ से जाने। उम्मीद करते हैं कुछ इसके बेहतर नतायज होंगे। कोरोना के हवाले से हारून साहब, कोरोना में हम सबसे पीछे हैं। हमने 1% आबादी से भी कम को वैक्सीन दी है, जो जरूरी है। श्रीलंका में जो है वो 5% को दे चुके हैं। बांग्लादेश में 4.5% को दे चुके हैं। हमने 3-3 लाख के 2 कंसाइनमेंट्स मंगवाई और अब 10 लाख ला रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले पता चला कि पहुंचने वाली है। उस पर ऐलान ये हुआ, PIA ने कमाल कर दिया, हर बहरान में कौम का सर, तुमने किराया नहीं लेना, क्या किया तुमने? अपनी PIA के तो क्या सारे एविएशन के ऑफिसर और दूसरे जो रिटायर होते हैं कहीं से भी अफसर जो हैं वो जाके वहाँ बिठा दिए जाते हैं। 40 अरब रुपये सालाना का नुकसान है, मगर बड़ा कारनामा अंजाम दिया। प्रायोरिटी नहीं थी। आज जो तकरीर की है उसमें कोरोना का कितना जिक्र उन्होंने किया? रत्ती बराबर नहीं हारून साहब। महंगाई का कितना जिक्र किया? रत्ती बराबर नहीं। अपने काम की बात की उन्होंने। अपने कारनामों, काम नहीं करते। ये आपने क्या कह दिया? इमरान खान साहब कारनामे अंजाम देते, काम नहीं करते। अच्छा चलिए। शहबाज शरीफ कारनामे अंजाम देते हैं, नवाज शरीफ कारनामे अंजाम देते हैं। जरदारी साहब का काम तो हम लोग हमें काम करने की आदत है ना, इसलिए मेरे मुंह से काम निकल गया। हारून साहब, फौज की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मसले फौज की तैनाती का आप बताइए, मसाइल हल होंगे या फिर वैसे रहेंगे? कैसे? बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई, लेकिन बहरहाल जहाँ फौज जाएगी उसका असर तो होगा। ये तो नहीं मुमकिन है। वो पुलिस थोड़ी है, वो पुलिस थोड़ी है। वो जाएगा, उनका रौब तो कायम है और वो जाएंगे। एक बात, दूसरी बात यह है कि उन्हें बात करने का सलीका है, वो ये उन्हें सिखाया जाता है कि सिविलियन से बात ऐसे करें। उम्मीद है सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। मेरा अंदाजा ये है कि बड़े शहर बंद करने ही पड़ेंगे कुछ दिन के लिए। आज मर्दान के हवाले से खबर आ गई है, मर्दान में 40% है रेट, हैदराबाद में 25% है, लाहौर में 20% है। और वेंटिलेटर वो जो इजाद किए थे वो कहाँ है भाई? बना लिया, ये बात दुरुस्त है। फवाद को इसका क्रेडिट जाता है, फवाद चौधरी को, मगर बनाए तो नहीं ना। ठीक है, थैंक यू सो मच। बना लिया, मगर ये कि मैन्युफैक्चरिंग तो शुरू नहीं। हालात कैसे हो सकते हैं बेहतर, इसके ऊपर देखेंगे। वो जी खत्म हो रही है। और इंडिया में आपने नहीं पूछा, 4 गुना बात है जो बताई जा रही है उससे, इंडियन प्रेस कह रहा है। और मुब्तला होने वाले भी 3.5 लाख नहीं, 14 लाख के करीब है रोजाना। ये असल फिगर्स हैं। थैंक यू सो मच हारून साहब। इंशाल्लाह फिर इस पे बात करेंगे। वक्त खत्म हो गया, मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।